जनवरी 2026 गर्रा के इस ऐतिहासिक गांव में राष्ट्रमाता ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को रखने वाले डॉक्टर साहब और उनके साथी सहयोगी मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम भारत के महानायिका सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रमाता ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आपने यह कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में कुछ कहने से पहले मैं अपने देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र तिरंगा को नमन करता हूं। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को भी नमन करता हूं। तत्पश्चात आधुनिक भारत के सामाजिक क्रांति के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को भी इस मौके पर नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करता हूं। और आज जिन महानायिका जिन सामाजिक क्रांति के अग्रदूत इस देश के महानायिका ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, मैं उनको भी सत सत नमन करता हूं। आप सब मेरे गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए 10 मिनट में अपने राष्ट्र माता के ऊपर अपने बात को रखूंगा। इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले भी हम लोगों की तरह इंसान ही थे, लेकिन कुछ न कुछ बात तो जरूर है। इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं और जन्म लेते हैं और परिवार को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ये बात जरूर है इन लोगों के अंदर, जो आज भारत के लाखों करोड़ों लोग, दुनिया में लाखों लोग सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इस मौके पर उनको याद करते हैं, उनको जानते मानते और समझते हैं। इसी के ऊपर मैं अपनी बात को रखूंगा। आप सब जानते हैं कि इसी देश भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था था, जो सामाजिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणोवादी के द्वारा मनुस्मृति जो लागू किया गया था, जिस व्यवस्था में लगभग 90% शूद्रों और अछूतों को पढ़ने का अधिकार, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और किसी भी तरीके का कोई हक और अधिकार नहीं था, तब महाराष्ट्र के धरती से, खास करके पुणे की इस धरती से एक नौजवान का जन्म होता है जिसका नाम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले है और उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। फुले ने अपने समय में इस बात को गेस किया कि भारत के अंदर जितना पुरुष रहता है उतना ही महिलाएं रहती है, और इस बात का गेस 1847-48 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले करते हैं। और जो सामाजिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तब इस बात को गेस करते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ खास लोगों को ही पढ़ने का केवल अधिकार है और महिला चाहे किसी भी तबके का हो, भारत की किसी भी महिलाओं को कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उस महापुरुष डायग्नोस करता है भारत के स्ट्रक्चर को, सामाजिक व्यवस्था को डायग्नोस करने के बाद, और वो समझते हैं उस जमाने में कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होगी तो सबसे बड़ी जो गुलामी का व्यवस्था है वो महिलाओं के ऊपर ही इस व्यवस्था में रखा गया है। इसलिए अगर इस देश से मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना है तो उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए सबसे पहले महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का जो सामाजिक व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, चाहे धर्म का व्यवस्था है, वो सब के सब 100% महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। ये बात 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गेस किया, इस बात का कारण खोजा और उस समय उन्होंने पता लगाया कि अगर इस व्यवस्था को चलाने वाला इस देश का समस्त 100% महिलाएं ही हैं, अगर उसको जागृत करके इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाएगा तो भारत में कोई आंदोलन नहीं हो सकता है, कोई समानता की बात हो ही नहीं सकती है। तो फुले ने सबसे पहले उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी राष्ट्रमाता ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया
मैं हर बार कहता हूं कि दुनिया में कोई इतिहासकार ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस बात को सिद्ध कर दे कि बुद्ध काल, सम्राट अशोक के काल और 1848 और बुद्ध काल के बीच में जो गैप होता है 12, 13, 1400, 1500 साल का, उसमें कोई महिला पढ़ी लिखी है और भारत में रहने वाली है। ये भारत का, ये दुनिया का कोई इतिहासकार इस बात को साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फैक्ट है कि 1500 साल मौर्य काल को छोड़ दीजिए और सावित्रीबाई फुले के मौर्य काल और सावित्रीबाई फुले के काल से कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जो अपना जीवन का उद्देश्य बनाया था इस देश में गैर बराबरी, असमानता, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म करने का, तो फुले ने कहा कि अगर मेरी औरत, सबसे पहले अपने औरत को पढ़ाते हैं और उस औरत को पढ़ा करके और अपने मिशन में उनको लेके आते हैं। एक बात आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि सावित्रीबाई फुले का नाम इसलिए फेमस नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं कि वो ज्योतिराव फुले की केवल पत्नी थी। नहीं, आज हमारे व्यवस्था में अगर हम डॉक्टर हो जाते हैं तो हमारी पत्नी अपने आप डॉक्टराइन हो जाती है, उसे डॉक्टरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम मास्टर हो जाते हैं तो गांव समाज के लोग मेरे पत्नी को ऐसे ही मास्टराइन कहने लगते हैं, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उनका आंदोलन स्वतः अपना आंदोलन था। उन्होंने वो काम किया था, वो अपने पति की बदौलत ये अपना नाम नहीं कमाई, क्योंकि वो अपने हाथ से, अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन चलाया, तो जाके सावित्रीबाई फुले बनी है। 1848 से 1897 तक लगभग सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 50 साल दिया है। अब तो हम लोगों का लाइफ ही केवल 50 साल का है, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जो जीवन, जो संघर्ष था, जो समाज के लिए जो योगदान था, वो 50 साल रहा। और ज्योतिराव फुले 1890 में परिणांत हो जाता है इनके पति का मरने के बाद। सत्यशोधक समाज का जो नेतृत्व था, जो पहल था, वो लगभग 7-8 साल सावित्रीबाई फुले ने अकेले उसको चलाया। ये उनका पहचान है, अपना स्वयं का पहचान सावित्रीबाई फुले ने बनाया। एक महान नायिका, एक महान नेता, एक महान नेतृत्वकर्ता, क्योंकि ज्योतिराव फुले के जाने के बाद जो उनका सत्यशोधक समाज का जो आंदोलन था, उसका नेतृत्व स्वयं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले कर रही थी। उसका एक लीडर के तौर पर जो उन्होंने एक नेतृत्व किया, वो कुशल नेतृत्व था, वो बेहतरीन नेतृत्व था। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि सावित्रीबाई फुले ने इसी भारत के महाराष्ट्र में, पुणे में 1896 में एक प्लेग नाम की बीमारी आई थी। उस प्लेग नाम की बीमारी में वो छुआछूत की बीमारी थी, और जब वो बीमारी आई थी तो इसी देश का, जिसे आजादी का सुरमा कहा जाता है, वो चिपळूणकर ब्राह्मण था, महाराष्ट्र में रहने वाला, जो भारत के गद्दार इतिहासकारों ने उन लोगों का नाम लिखा और जो मानवता के कल्याण के लिए, जो इस देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए जो काम किया, इतिहास से उनका नाम उड़ा दिया। 1896 में जो बीमारी आई थी, उस बीमारी, वो छुआछूत की बीमारी थी। राष्ट्रमाता ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज के अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और गांव-गांव यूनिट लगा करके और ट्रीटमेंट देती थी। और जो आजादी का सुरमा कहा जाता था, वो महाराष्ट्र का ब्राह्मण तिलक और चिपळूणकर, तिलक घर में बैठ करके लेख लिख रहा था, और चिपळूणकर जो था वो भाषा का सुधार कर रहा था। इस समय लोग उस बीमारी से मर रहे थे। एक पांडुरंग नाम का, गायकवाड़ नाम का एक बाबा रहते थे, उनका एक लड़का था, लगभग 7-8 साल का लड़का था। जब वो बीमारी आया, वो प्लेग उस लड़के को लग गया, प्लेग की बीमारी। सब लोग, उसके माँ पिता, उसके भाई बहन, सभी लोग छोड़ करके भाग गए। इस बात की जानकारी ज्योति क्रांति सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता को लगी कि एक लड़का है, घर वाले उसको उस बीमारी से ग्रसित हो गया और छोड़ करके भाग गए हैं। इस बात का जानकारी हुआ
तो उस लड़के को गई और उठा करके अपने कैंप में अपने पीठ पर लेकर के आई और उसका सत्यशोधक समाज के सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वतः ही उन्होंने ट्रीटमेंट किया और वही बीमारी सावित्रीबाई फुले को लग गई। लड़का ठीक हो गया, बच गया और इसके बाद इनका प्राणायाम हो गया। आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक व्यवस्था का जो आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने चलाया था, तो इस देश में मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों की इस व्यवस्था ने इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि इनका लड़का यशवंत जो था, जो डॉक्टर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने बनाया था अपने लड़के को, उनकी पत्नी लगभग 1906 में यशवंत भी मर गया और यशवंत का जो पत्नी थी वो खाए बगैर मर गई, कुपोषण भूखमरी के शिकार हो गई और खाए बिना मर गई। और जब मरी तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इन लोगों के प्रति इतना नफरत फैला दिया था, कोई अपेक्षा नहीं किया। और आज भी वो स्थिति पैदा है कि जो आपके लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, इसी राष्ट्र के लोग, इसी समाज के लोग कभी उसका साथ नहीं देते। तो ध्यान सच्ची है इस बात का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के योगदान ने आज हमको, आपको इस स्तर पर खड़ा किया। इसलिए याद करते हैं, लाखों लोगों का प्रेरणा का स्रोत है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भारत के संविधान में जो आरक्षण दिया उसका जनक है ज्योतिराव फुले। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जब नहीं हुआ था भारत के अंदर, तो ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था अंग्रेजों के सामने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसी तरह ज्योतिराव फुले को अपना तीसरा गुरु नहीं मानते थे। सात पास थे फुले। बाबा साहब अम्बेडकर 4 PhD था उनके पास, सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया के चौथा विद्वान आदमी थे। लेकिन फुलों को क्या कहते थे? द सोशल ऑफ द पिलर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति का जनक कहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो फॉरेन के एजुकेटेड थे। आज भी भारत के अंदर कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेवल का ज्ञान रखता हो। आज भी पैदा नहीं हुआ, अभी तक नहीं पैदा हुआ। भारत का एक प्राइम मिनिस्टर था, पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री था, मनमोहन सिंह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किए थे अर्थशास्त्र में। मनमोहन सिंह भारत में आकर कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे गुरु हैं। इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी, दुनिया का चौथा विद्वान आदमी, भारत में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर का पढ़ा लिखा हो। बाबा साहब अम्बेडकर 7वीं पास आदमी को अपना गुरु मानते थे। क्यों? तो स्वयं सिंबल ऑफ नॉलेज हो, जिसका कोलंबिया में स्टैचू लगा हो कार्ल मार्क्स के साथ, वो आदमी 7वीं पास आदमी को कहता था कि वो मेरे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि इस बात को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जितना समझते थे, जितना केवल बुद्ध और अशोक नहीं समझते थे कि भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भारत के लोगों को 90% शोषित वंचित का जो बीमारी ये लगा है, इस बीमारी का कारण क्या है, उसका डायग्नोस करने वाला आधुनिक भारत में केवल फुले ही है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु मान। आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं, जानते समझते हैं, लोग क्या कहते हैं, आज रिजर्वेशन आरक्षण की वजह से हमको इस देश के सत्ता शासन प्रशासन में 5%, 10%, 15% जो रिजर्वेशन मिला है, जो हमारे समाज का IAS, IPS, IRS, IFS बना, लड़कियां DM बनी, जज बनी, कलेक्टर बनी, सब बनी, वो रिजर्वेशन की वजह से, वो आरक्षण की वजह से बनी। इसका प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे फादर ऑफ आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन छत्रपति साहू महाराज, और एस्टेब्लिश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर। आरक्षण क्या है? आरक्षण आपका प्रतिनिधित्व है, अर्थात सत्ता शासन प्रशासन में आपका हिस्सेदारी है, उसको प्राइवेटाइजेशन करके सारे रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। आपका क्या जिम्मेवारी? क्या उसके लिए आप आंदोलन करेंगे? क्या उसके लिए आप रोड पर आएंगे? क्या उसके लिए आप संघर्ष करेंगे या नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? ये 3 महापुरुषों में हर बार इस बात को कहता हूँ, समझ बहुत कम है, हर बार इस बात को कहता हूँ कि देश का 90-95% बैकवर्ड शोषित वंचित समाज के लोग आज किसी भी स्तर पर चले गए हो,
चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, जज, डीएम, एसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन गया, वो कभी नहीं बनता अगर इस देश के धरती पर फुले साहू अम्बेडकर जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। आने का अधिकार नहीं था, कौन दिया? फुले साहू अम्बेडकर और पेरियार ने दिया। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ कि फुले साहू अम्बेडकर, पेरियार नहीं होते तो आपके पास तो जबान थी, बोलने का अधिकार नहीं था, मुंह था, खाने का अधिकार नहीं था, ये शरीर तो था, प्रकृति दिया था, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। और ये ऐसा हुआ तो ये सब के सब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये देन है। और इस बात को आपको मानने चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, मान जान समझ करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष जरूर करना चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है, मैं कहा था तो 10 मिनट में समाप्त करता हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि महापुरुषों का जो काम बाकी रह गया है, इनको पूरा करने के लिए आप अपना समय, पैसा, बुद्धि, हुनर और संघर्ष लगाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जय भारतीय संविधान की निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैं सभी महापुरुषों को एक साथ उनके चरणों में सत नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्य।